सभी को नमस्कार। आज हम लोग कार्बन के बारे में जानेंगे और उनसे संबंधित यौगिक हैं उनके नामकरण के बारे में धीरे धीरे जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। कार्बन का प्रतीक जो है, इसका कार्बन का प्रतीक कैपिटल सी से लिखते हैं और इसका जो परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक कार्बन का वो 6 होता है। यदि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाए तो बराबर 2,4 आ जाएगा। 2 और 4 क्लियर हुआ। कार्बन में खास बात होती है, ये सभी से सहसंयोजी बंध बनाने का प्रयास करता है। जैसे कोई व्यक्ति हो, वो कहे कि सभी से उसको दोस्ती करने की इच्छा हो या सभी से उसको दोस्ती करने की आदत हो, उसी प्रकार से कार्बन सभी के साथ में जुड़कर बंध बनाने का प्रयास करता है, एक बंधन बनाने का प्रयास करता है, एक रिलेशनशिप बनाने का प्रयास करता है। जैसे किस प्रकार से रिलेशनशिप बनाता है, तो कार्बन जो है 4 बंध बनाता है। 4 बंध, याद रखिए इसको। कार्बन 4 बंध बनाने की प्रवृत्ति रखता है, या हम ये कह सकते हैं कि कार्बन में 4 बंध बनाने की आदत होती है या नेचर होता है कार्बन का। ठीक है, कैसे बनाता है? पहली चीज समझो, कार्बन या तो सभी सिंगल बंध बना सकता है, सभी एक एक बंध बनाएगा। ठीक है। दूसरी चीज, या तो कार्बन एक द्विबंध बनाएगा, ठीक है, और 2 सिंगल बंध बनाएगा। 4 ही बंध तो बना रहा है ना, तो एक द्विबंध बना दिया, 2 ये हो गए, एक ये हो गया 3 और एक ये हो गए 4। क्लियर बात समझ में आ रही है? तीसरा नंबर है, कार्बन एक त्रिबंध बनाएगा और एक एकल बंध बना सकता है। ठीक है, और हम आगे चल के जानेंगे कि किसके साथ में कैसा बंध बनाए हुए है। इसमें हैरान और परेशान होने की बात नहीं है। ठीक है ना, परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको कि ये कैसे जानेंगे। थोड़ा आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि कार्बन किसके साथ कितने बंध बनाने की प्रवृत्ति रखता है या कितने बंध बनाने की आदत रखता है। क्लियर हुआ? दूसरी बात, कार्बन या तो 2 द्विबंध बना सकता है। कितने द्विबंध बना सकता है? 2 द्विबंध। क्लियर हुआ? तो कार्बन में कितने बंध बनाने की प्रवृत्ति होती है? 4। किसी भी प्रकार से वो 4 बंध बनाएगा, या तो सभी सिंगल बनाएगा, या तो एक द्विबंध बनाएगा और 2 सिंगल बनाएगा, तो 1 2 3 और 4, या तो 3 एक साथ बनाएगा और एक बंध एक साथ बनाएगा, तो 3 और 1 कितने हो गए? 4। 2 एक साथ बनाएगा और 2 एक साथ बनाएगा, तो 2 और 2 कितने हो गए? 4। क्लियर हुआ? कार्बन के ज्यादातर जो यौगिक हैं, ज्यादातर यौगिक वो हाइड्रोजन के साथ देखने के लिए मिले हमको। तो हम सबसे पहले एक टर्म समझ लेते हैं, हाइड्रोकार्बन। क्या समझ लेते हैं? हाइड्रोकार्बन। जब कार्बन हाइड्रोजन के साथ बंध बनाए हो और जो यौगिक बनता है, जो कुछ भी बनता है, उसी को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे मेथेन हो गया आपका, हाइड्रोजन एकल बंध बनाता है। हमेशा याद रखिए कि हाइड्रोजन कितना बंध बनाता है? एक बंध बनाता है हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। ठीक है, ये मेथेन का फार्मूला है। किसका फार्मूला है? मेथेन का। अगर इस फार्मूले को कंप्रेस करके लिखा जाए, यानी संयुक्त फार्मूला लिखा जाए, अणु के रूप में लिखा जाए, ये तो संरचना है इसकी कि कितने बंध बनाए हुए हैं, तो ये CH4 इसको पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसको? CH4। दूसरा इस प्रकार से बना सकता है, कार्बन एक साथ द्विबंध बना ले और ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन, ये एथीन का फार्मूला है। ठीक है, किसका फार्मूला है? ये एथीन का है। इसका जो सूत्र होगा होगा C2H4। C कितने हैं गिनो? 1, ये 2, तो यहाँ पर लिख दिया हमने C2। H कितने हैं? 1 2 3 4, तो हमने लिख दिया H4। इसी प्रकार से कार्बन के साथ त्रिबंध बनाएगा,
तो यहाँ देखो ये कार्बन इस कार्बन के साथ 3 बंधों से जुड़ा हुआ है। अभी अभी तुमको बताया गया थोड़ी देर पहले कि कार्बन कितने बंध बनाता है, तो कार्बन 4 बंध बनाता है। ये कार्बन इसके साथ 3 बना है, ये भी कार्बन इसके साथ 3 बना है, ठीक है ना। तो इसका कितना बंध खाली बचा, एक ही तो बचा इसका और एक इसका बचा, ठीक है। बात समझ रहे हो जो हम कह रहे हैं। जैसे तुम्हारे पास एक हाथ है, किसी दूसरे के पास एक हाथ है, तो उससे कैसे जुड़ोगे, तुम्हारा भी तो एक हाथ लगेगा ना वहाँ पर, ऐसे हाथ मिलाओगे तो उसका भी एक हाथ मिलेगा, तुम्हारा भी एक हाथ लगेगा। तो उसी प्रकार इसका इधर बंध आया तो इसका भी आया इधर, दोनों मिले, इसका आया और इसका आया, दोनों मिले, तो दोनों ने 3 बंध आपस में बना लिए हैं। एक एक बंध बचा तो वो चलो हाइड्रोजन के साथ हम जोड़ देते हैं। ये फार्मूला है एथाइन का, ठीक है, एथाइन का। अभी आगे पता चलेगा क्यों इसको एथाइन कहा जाता है, ठीक है, क्लियर हुआ। तो हाइड्रोकार्बन किससे कहते हैं, जब कार्बन और हाइड्रोजन आपस में मिलकर कोई यौगिक बनाते हैं तो उस यौगिक को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। देखो इसमें कौन कौन है, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर ये मेथेन बना है, तो हम कह सकते हैं कि मेथेन क्या है, हाइड्रोकार्बन है। क्लियर हुआ। एथीन किससे मिलकर बना है, कार्बन और हाइड्रोजन से, तो हम कह सकते हैं कि एथीन है जो वो क्या है, हाइड्रोकार्बन है। एथाइन क्या है, तो एथाइन भी कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है, तो हम कह सकते हैं एथाइन क्या है, हाइड्रोकार्बन है। ये बात क्लियर समझ में आ रही है, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन समझ गए। अभी हम असंतृप्त और संतृप्त की बात करेंगे। हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के, हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। कौन कौन से, नंबर 1 हो जाता है संतृप्त, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, क्लियर हुआ, ठीक है। अब संतृप्त क्या है, जब कार्बन सभी बंध कैसे बनाए हो, एकल, सभी एकल बंध बनाए हो। जैसे मेथेन में भी आपने देखा, मेथेन में सभी बंध कैसे बनाए हैं, सिंगल सिंगल, तो वो कहेंगे हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। दूसरा एग्जांपल देख लो, जैसे एथेन, एक एथेन होता है तो उसमें सभी बंध कैसे बनाए हैं, सिंगल, कार्बन कार्बन के साथ भी कैसे बंध है, सिंगल बंध है, ठीक है ना। तो एथेन भी कैसा है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो जब कार्बन के बंध कैसे हो, सभी सिंगल हो, तो ऐसे हाइड्रोकार्बनों को हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध बना है, देखो सिंगल बंध बना है ना, तो ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त क्या है, तो जब कार्बन द्विबंध बनाए या कार्बन त्रिबंध बनाए, त्रिबंध का मतलब 3 बंध बनाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। क्या कहेंगे, 2 बंध बनाए, देखो 2 बंध बना है कार्बन कार्बन के साथ में, तो इसको हम असंतृप्त कहेंगे। कार्बन कार्बन के साथ में कितना बंध बना है, 3 बंध बना है, तो इसको हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे, ठीक है। समझ में आ गई बात, चलिए अच्छा आगे देखते हैं। हमारा मेन उद्देश्य आज ये है कि हम पहले आपको इनका सब नामकरण सिखा दें, इसके बाद जो है हम आगे बढ़ें, तब समझ में आएगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है क्या नहीं होती। जब नाम पता हो जाएगा तब ज़्यादा अच्छा रहेगा पढ़ने में, है ना। तो चलो देखते हैं आगे। देखो नाम सीखने के लिए तुम्हें 4 चीज़ें बहुत जानना जरूरी है, बहुत ज़रूरी है जानना। 4 चीज़ें, 4 परिवार हैं, उनको जानना बहुत ज़रूरी है। यदि वो आप जान जाते हैं तो नामकरण सरल हो जाएगा और नाम आसानी से हम रख सकेंगे। तो चलो उन परिवारों की बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात जाननी आवश्यक है, पूर्व लग्न। पूर्व लग्न क्या है, ठीक है। दूसरी शब्द मूल, शब्द मूल ये जानना बहुत जरूरी है। तीसरी है प्राथमिक, प्राथमिक अनुलग्न,
और चौथी बात जाननी बहुत जरूरी है, द्वितीयक अनुलग्न। ठीक है, द्वितीयक अनुलग्न ये है क्या, इनको समझना है। चार परिवार है, इनको हम थोड़ा सा ऐसे सारणीबद्ध कर दें तो आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो पूर्वलग्न क्या है, जैसे नाम के पहले, जैसे मान लो किसी का नाम है श्री मुकेश कुमार, नाम है किसी का, मान लीजिए मुकेश कुमार। ठीक है, तो उसका मुख्य नाम क्या है, मुकेश। ठीक है ना, उसका मुख्य नाम क्या है, मुकेश। तो ये जो मुकेश है ये क्या हो गया, शब्द मूल, मतलब इस नाम के बिना उसको जाना ही नहीं जा सकता, इस नाम के बिना उसको नहीं जाना जा सकता। अब श्री कुमार कहोगे तो कोई क्या जान पाएगा कि कौन है, नहीं जाना जा सकता इसके बिना। तो मुख्य नाम क्या हो गया इसका, मुकेश। और मुकेश के पहले हमने क्या लगा दिया, श्री। तो जो मुख्य नाम है उसके जो पहले लग रहा है उसी को हम क्या कहेंगे, पूर्व लग्न। क्या कहा जाएगा उसको, पूर्व लग्न। और मुकेश के बाद जो लग रहा है उसको कहेंगे प्राथमिक अनुलग्न। ठीक है, अब द्वितीयक अनुलग्न क्या है, तो द्वितीयक अनुलग्न हो जाता है जैसे कोई अपना और भी अपना सरनेम यूज कर देता है। जैसे मान लो किसी ने लगा दिया दुबे लगा दिया, तिवारी लगा दिया, शुक्ला लगा दिया, कुछ लगा दिया, वर्मा लगा दिया, शर्मा लगा दिया, कुरील लगा दिया, ठीक है ना, यादव लगा दिया। तो जैसे लिख दिया जाए मुकेश कुमार यादव, ठीक है, या मुकेश कुमार शर्मा लिख दिया जाए। तो अब ये जो आया ये क्या हो गया, द्वितीयक अनुलग्न। क्या हो गया ये, द्वितीयक अनुलग्न। ठीक है, क्लियर बात समझ में आई। तो इस प्रकार से समझ गए ना पूर्व लग्न क्या है, मुख्य नाम के पहले जो शब्द आते हैं उनको हम पूर्व लग्न कहते हैं, मुख्य नाम के जो बाद आता है उसको हम प्राथमिक अनुलग्न कहते हैं, और प्राथमिक अनुलग्न के बाद जो आता है उसको हम द्वितीयक अनुलग्न कहते हैं। क्रम याद रखिए, सबसे पहले क्या आएगा, पूर्व लग्न, इसके बाद क्या आएगा, शब्द मूल, इसके बाद प्राथमिक अनुलग्न, और इसके बाद द्वितीयक अनुलग्न। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा चिन्हित किए दे रहा हूँ इनको। इसके बाद क्या आएगा, शब्द मूल, इसके बाद ये, और इसके बाद ये आ जाएगा। क्लियर बात समझ में आ गई। पूर्व लग्न को हम इंग्लिश में कहते हैं प्रेफिक्स, प्रेफिक्स, और शब्द मूल को अंग्रेजी में बोलते हैं वर्ड रूट। ठीक है, प्राथमिक अनुलग्न को अंग्रेजी में बोला जाता है प्राइमरी सफिक्स, और द्वितीयक अनुलग्न को अंग्रेजी में बोलते हैं सेकेंडरी सफिक्स। समझ में आ गई बात। द्वितीयक अनुलग्न को क्या बोला जाता है, सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, तो पूर्व लग्न क्या है ये समझना है। जैसे हैलोजन हो गए, हैलोजन का मतलब समझते हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये सब पूर्व लग्न की तरह प्रयोग किए जाते हैं IUPAC नाम में। किस तरह प्रयोग किए जाते हैं, पूर्व लग्न की तरह। क्लियर हुआ। इसके बाद नाइट्रो या NO2, ये सब पूर्व लग्न की तरह प्रयोग किए जाते हैं। ये X लिखा हुआ है, X का मतलब होता है ये सारे हैलोजन। कहीं पर भी X लिखा हो तो उसकी जगह इनमें से कुछ भी रख सकते हो, ठीक है ना। इसका फ्लोरो है, क्लोरो है, ये ब्रोमो है, ये आइडो है, ठीक है। ये नाइट्रो है, नाइट्रो, ठीक है। और ये आपका एल्किल समूह हो गया। क्या हो गया, एल्किल। अभी इसकी चर्चा करेंगे हम लोग, एल्किल समूह, ठीक है। शब्द मूल का मतलब क्या है, अगर एक कार्बन है तो उसको हम मेथ कहते हैं। क्या कहते हैं,
मेथ, ठीक है। 2 कार्बन है तो उसको हम एथ कहते हैं। ये मैं इंग्लिश में इसलिए लिख रहा हूँ कि इंग्लिश में यदि आप इसको पढ़ेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा, इसमें त्रुटि बहुत कम होती है, गलतियाँ बहुत कम होती हैं। हिंदी में थोड़ा सा कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है, अल्फ़ाबेट जब चलते हैं हम लोग आगे, तो इसलिए इंग्लिश में ही पढ़ने का प्रयास करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अगर 3 कार्बन होंगे तो इसको कह देंगे प्रोप, इसका नाम रख दिया। 3 कार्बन है तो क्या नाम रखेंगे? प्रोप। 4 हैं तो ब्यूट, 5 हैं तो पेंट, 6 हैं तो हेप्ट, 7 कार्बन है तो 6 हैं तो हेक्स हो जाएगा, ठीक है। 7 कार्बन है तो हेप्ट, 8 हैं तो ऑक्ट, 9 कार्बन है तो नॉन, और अगर 10 कार्बन है तो इसको हम डेक लिख देंगे। क्या लिख देंगे? डेक, ठीक है। प्राथमिक अनुलग्न क्या है? अगर एकल बंध है कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन और कार्बन के बीच में अगर एकल बंध है तो उसको हम कहेंगे एन, ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच में अगर द्विबंध है तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे? इन, ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच में अगर त्रिबंध लगा हुआ है तो वहां हम क्या यूज करेंगे? आइन। क्लियर बात समझ में आ रही है? ठीक है। द्वितीयक अनुलग्न क्या है? द्वितीयक अनुलग्न है हमारा COOH, इसको लिखते हैं ओइक एसिड। क्या लिखते हैं? ओइक एसिड। CHO को उसका जो अनुलग्न लिखते हैं AL लिखते हैं, अल लिखते हैं, ठीक है। ये द्विबंध C डबल बॉन्ड कीटोन है तो इसका जो अनुलग्न लिखते हैं ONE लिखते हैं, ठीक है। एक सारणी आपको मिल जाएगी इसी में, ठीक। बॉन्ड OH को ऑल लिखते हैं OL, ऑल, ठीक है। ये एल्कोहल है, क्या है ये? एल्कोहल है तो इसको ऑल लिखते हैं। क्लियर बात समझ में आ रही है? तो ये अनुलग्न की तरह प्रयोग किए जाते हैं, कहीं कहीं ये पूर्वलग्न की तरह भी प्रयोग किए जाते हैं, तो वो हम लोग चर्चा बाद में करेंगे कहाँ कहाँ प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है ना। तो परिवार समझ गए आप लोग, एल्किल समूह। एल्किल समूह को समझा देते हैं। एल्किल समूह का मतलब होता है CH3, ठीक है, C2H5, ठीक है, C3H7, ये सारे एल्किल समूह, मतलब CH3 हमारा एल्किल समूह हो गया, C2H5 भी हमारा क्या हो गया? एल्किल समूह, ठीक है। चलो अब इनका नामकरण हम लोग करते हैं, कैसे करेंगे देखेंगे। जैसे कोई सूत्र आ गया हमारे पास में, सबसे पहले हम बहुत सरल नामकरण सीखेंगे एल्केनों का। किसका नामकरण सीखना है? एल्केनों का। तो यहाँ पर हो जाएगा एल्केनों का नामकरण, ठीक है, एल्केनों का नामकरण। अब एल्केन क्या है तो सुनो ध्यान से हमारी बात। जब कार्बन और कार्बन के बीच में सभी सिंगल बंध बने हों तो उसको हम क्या कहते हैं? एल्केन कहते हैं। मतलब संतृप्त हाइड्रोकार्बन ही क्या है? एल्केन है। या हम ये कह सकते हैं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन ही एल्केन है या एल्केन ही संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ठीक है ना। तो इसका जो सामान्य सूत्र होता है एल्केन का, एल्केन का सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। अब n क्या है? जहां n बराबर कार्बन परमाणु की संख्या, कितना कार्बन परमाणु, अगर 2 कार्बन परमाणु है तो n की जगह 2 रखते हैं, ठीक है। तो चलो हम लोग एल्केन का नामकरण सीखते हैं। देखो सबसे पहले हम शुरू करते हैं C बॉन्ड H बॉन्ड H बॉन्ड H बॉन्ड H। कितना कार्बन है इसमें?
एक कार्बन है तो हम इसका शब्द मूल क्या लिख देंगे, मेथ। क्या लिख देंगे, मेथ। अब कार्बन के सभी बंध कैसे हैं, एकल बंध है, तो हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, एन। मेथ के बाद हम क्या लगा देंगे, एन, क्योंकि सिंगल बंध के लिए हम क्या लगाते हैं, एन। टोटल क्या हो जाएगा ये, अगर टोटल इसकी संधि की जाएगी, मीथेन। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अगर यहाँ पर ये लिख दिया जाए इस प्रकार से, कार्बन के देखो सभी बंध सिंगल हैं कि नहीं, कार्बन के बंध सिंगल है ना, कितना कार्बन है, तो 2 कार्बन नजर आए, तो 2 कार्बन के लिए हम क्या शब्द मूल क्या लिखते हैं, एथ। क्या लिखते हैं, एथ। बंद कैसे है, सिंगल, और तो कुछ लगा नहीं है ना, तो इसमें पूर्वलग्न कोई लगा है क्या, नहीं लगा है ना, तो इसमें द्वितीयक अनुलग्न लगा है, ठीक है। तो एथ के बाद क्या लिख दिया जाएगा, एन। टोटल क्या हो जाएगा, एथेन। क्या हो जाएगा ये, एथेन, ठीक है। अगर इस सूत्र को हम संक्षिप्त करके लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, ये सी के साथ कितना कार्बन है, 3 कार्बन है, तो यहाँ पर लिख देंगे CH3। यहाँ कितने, सी के साथ कितना हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर हम लिख दिया हमने CH3। इस सी के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए, 3, तो यहाँ पर भी लिख दिया हमने CH3। और इसको संक्षिप्त करके लिखना चाहते हो तो सी कितने हैं, 2, तो यहाँ पर लिख दिया C2। H कितने हैं, 3 ये हैं, 3 ये हैं, तो हमने क्या लिख दिया, H6। तो एथेन का फार्मूला क्या हो गया, C2H6। पूरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। किस प्रकार से नामकरण करेंगे, एल्केन क्या है, एल्केन का मतलब कार्बन के और कार्बन के बीच में सभी बंध कैसे हों, एकल बंध हों, सिंगल बंध हों, तो उसको हम क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं। अब इस सामान्य सूत्र का क्या काम है, इस काम को हम समझेंगे, ठीक है ना। तो ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा ना, ठीक है। चलिए अच्छा, आगे चलते हैं हम लोग। इस सामान्य सूत्र का मतलब समझते हैं कि एल्केन के सामान्य सूत्र का मतलब क्या है, ठीक है। तो चलो, जैसे एल्केन का सामान्य सूत्र अभी हमने लिखा था CnH2n+2। जैसे मान लो किसी ने तुमसे पूछ दिया कि मेथेन का सूत्र बताइए, मेथेन का, तो देखो मेथ तो आपका शब्द मूल हो गया, यानी कि मेन नाम हो गया, और एन का मतलब ये हो गया कि कार्बन के सभी बंध कैसे हैं, सिंगल हैं, चूंकि अभी लिखा गया था एन माने सिंगल बंध। तो इस सूत्र के द्वारा हम मेथेन का सूत्र पता कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं, इस बात को ध्यान दें। मेथ का मतलब एक कार्बन, कितना कार्बन, एक कार्बन। तो इस सूत्र में हम वैल्यू रखेंगे, जो भी n की वैल्यू होगी, तो n की वैल्यू कितनी थी, 1, तो यहाँ पर हम 1C रख दिया, ठीक है। क्लियर बात समझ में आ रही। अब यहाँ पर 1 रखोगे तो जैसे x के ऊपर एक घात नहीं लगाते, उसी प्रकार यहाँ 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, वो 1C मान लिया जाता है। 2 गुणते, अब n की यहाँ पर तो वैल्यू 1 रखनी पड़ेगी, धन 2। मेथ का मतलब क्या हुआ, एक कार्बन, तो वही 1 रखा गया, तो C 2 गुणा 1 में किया गया, तो बोलो कितना आया, 2 आ गया, और धन का चिन्ह लगा है तो 2 और 2 कितना हो गया, 4। तो देखो मीथेन का सूत्र आ गया बन के कि CH4 होता है, ठीक है। क्लियर बात समझ में आ रही है। इसके बाद जैसे कोई तुमसे पूछ दे कि एथेन का सूत्र बताओ, तो इसका सूत्र पूछ रहा है एथेन का, तो ये समझ लो पहले कि ये एल्केन है कि नहीं है। तो देखो कहो एथेन, बाद में क्या निकला, एन, ठीक है। तो एन निकल रहा है तो इसका मतलब है कि एल्केन है। बात समझ में आ रही है, क्योंकि एन का मतलब क्या हो जाता है, एकल बंध हो जाता है, ठीक है। और एकल बंध जब होता है तो उसको हम एल्केन कहते हैं, ठीक है। एथेन का मतलब क्या हो गया, एथ का मतलब क्या हो गया, 2 कार्बन, ठीक है ना। अभी आप लोगों ने पहले पढ़ा इसको। एथ का मतलब का क्या हो गया, 2 कार्बन। तो ये सूत्र लिखिए
और इस सूत्र में यन की जगह कितना रख देंगे, एथ का मतलब 2 कार्बन, तो यन की जगह हमने कितना रख दिया, 2, H2n, तो 2 × 2 + 2, क्लियर हुआ। तो 2 का गुणा 2 में कराइए, 4 हो गए, और 4 और 2 कितना हो गया, 6 हो गया, 4 और 2 कितना हो गया, 6, तो C2H6, एथेन का फार्मूला क्या हो गया, C2H6। इसी प्रकार अगर कोई कह दे कि प्रोपेन का फार्मूला बताओ, ठीक है, तो प्रोपेन कह के देखो क्या निकल रहा है, प्रोपेन लास्ट में क्या आ रहा है, एन, ठीक है ना, एन आ रहा है, क्लियर हुआ। तो एल्केन है, जाहिर सी बात है, लास्ट में एन आया तो क्या है, एल्केन है। प्रोप माने कितना कार्बन होता है, तो प्रोप माने 3 कार्बन होता है, ठीक है, तो एन की जगह हम कितना रख देंगे, 3 रख देंगे, और 2 गुणते कितना हो जाएगा, 3 धन 2, ठीक है, तो 2 3 6, और 6 और 2 कितना हो गया, 8, तो यहाँ पर हो गया C3H। प्रोपेन का फार्मूला क्या हो गया, C3H। तो इस प्रकार हम एल्केन के फार्मूले बना सकते हैं, ठीक है ना। तो चलो नामकरण को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं हम लोग, ठीक है, चलिए। अच्छा देखिए, CH3 CH2 CH3, ठीक, कितना कार्बन नजर आ रहा है। हाँ एक बात और, कैसे हम जानेंगे कि एल्केन ही है, तो सूत्र से भी जान सकते हैं और बंधन से भी जान सकते हैं कि एल्केन है। कैसे सूत्र से जान सकते हैं, बात समझो कि सूत्र लिख लिया, और सूत्र लिखने के बाद इसमें देखा कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो यहाँ पर n की जगह 3 रख दो, 2 गुणते 3 और धन 2, ठीक है ना, तो 2 3 6, 6 2 कितना हो गया, 8, तो टोटल फार्मूला बन के क्या आ गया, C3H, मतलब 3 कार्बन होंगे और 8 हाइड्रोजन होंगे। अगर इतना इसमें है तो समझ लीजिए कि एल्केन है, और अगर इतना नहीं है तो समझ लीजिए कि एल्केन नहीं है, ठीक है ना। तो चलो 3 C है कि नहीं है, हाइड्रोजन कितने, 3 3 6 6 2 8, इसका मतलब एल्केन है। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात फिर समझिए, हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि कार्बन कितने बंध बनाता है, 4 बंध बनाता है। कार्बन में 4 बंध बनाने की क्षमता होती है। तो देखो सुनो ध्यान से, ये 3 कार्बन है कि नहीं है ना, 3 कार्बन, ठीक है, 3 कार्बन है, इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो हाइड्रोजन कितना बंध बनाता है, एकल बंध बनाता है, तो 3 हाइड्रोजन इसके साथ जोड़ दीजिए, ठीक है, अच्छी बात है। इस कार्बन के साथ में कितना हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, 2 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन इसके साथ में जोड़ दीजिए, ठीक है। इस कार्बन के साथ में कितना हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, 3 हाइड्रोजन, तो 3 हाइड्रोजन इसके साथ में जोड़ दीजिए। अब इस कार्बन का कितना बंध खाली बचा, 4 होते हैं, कितना बचा बताइए, 3 भरे हुए हैं हाइड्रोजन से, कितना बचा, एक ही तो बचा, तो वो एक इसके साथ जोड़ दीजिए। अब इस कार्बन का कितना खाली बचा, देखो एक ये लगा है, एक ये लगा है, एक ये हो गया, 3 लगे हैं, 3 लगे हैं, एक बचा, तो एक इसके साथ जोड़ दीजिए। अब ये भी देख लो इसके सभी बंध पूरे हो रहे हैं कि नहीं, देखो सिंगल सिंगल बंध आ रहा है कार्बन के बीच में, तो समझ लीजिए क्या है, एल्केन है। 2 तरीके हैं जानने के, एक तो सूत्र में रख के जान सकते हैं, और दूसरा संरचना बना के भी हम जान सकते हैं, ठीक है ना। तो चलो इसके नाम की बात करते हैं, कितना कार्बन है इसमें, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन का नाम हम क्या लिखते हैं, प्रोप, ठीक है। और प्रोप धन एन, एन क्यों लगा रहे हैं, एन इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में कितना बंधन है, एकल बंधन है। तो जब एकल बंधन होता है तो हम क्या करते हैं, एन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो टोटल अगर इसको जोड़ा जाए क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। जब कार्बन की संख्या 2 से ज्यादा हो जाती है तो उसके नाम के आगे हम यन लगाने लगते हैं, एन, स्मॉल एन, यानी ये स्मॉल एन बहुवचन का प्रतीक है कि मतलब 2 से संख्या ज्यादा हो रही, तो हम इसको यन प्रोपेन लिखने लगते हैं। क्या लिखने लगते हैं, यन प्रोपेन, ठीक है।
इसी प्रकार देखो CH3 CH2 CH2 CH3, इसमें भी जान लो कि ये एल्केन है कि नहीं। तो इस कार्बन में 4 बंध होंगे, 3 हाइड्रोजन ने ले लिए, बचा एक, तो वो एक किसके साथ जुड़ा होगा, इस कार्बन के साथ जुड़ा होगा। ठीक है, इसके 2 बंध हाइड्रोजन ने ले लिए और एक बंध इस कार्बन के साथ होगा, एक बंध इस कार्बन के साथ होगा, है ना। तो 4 पूरे हो रहे हैं इसके, इसी प्रकार इसके भी 4 पूरे हो रहे हैं और इसी प्रकार इसके भी 4 पूरे हो रहे हैं। इसका मतलब ये एल्केन है। क्लियर हुआ। तो जरा देखो कितना कार्बन है इसमें, 4 कार्बन है ना। तो 4 कार्बन को हम कहते हैं ब्यूट, और प्लस में क्या जोड़ देंगे इसमें, एन, क्योंकि सभी कार्बन के बीच में कैसी बॉन्डिंग होती है, एल्केन में सिंगल बॉन्डिंग होती है। तो टोटल क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। क्या हो जाएगा ये, ब्यूटेन। इसकी अगर संरचना बनाना चाहो तो संरचना बना लो। कितना कार्बन तुमको नजर आ रहा है, 4। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और ये 4 कार्बन। इसके साथ 3 हाइड्रोजन है, इसके साथ 2 हाइड्रोजन है, इसके साथ 3 हाइड्रोजन है। तो इस प्रकार से हम इसकी संरचना को भी बना सकते हैं। क्लियर हुआ, बात समझ में आ रही सबको, ठीक है ना। तो इसी प्रकार इसको भी एन ब्यूटेन लिख दिया जाएगा। इसी प्रकार आप लोग मेथेन से लेकर डेकेन तक बनाने का प्रयास करें, ठीक है ना। इसके आगे की कहानी हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो एल्केन का नामकरण शायद सबको समझ में आ गया होगा।